स्टूडेंट्स, हमने थर्मोडायनामिक्स चैप्टर स्टार्ट किया है। तो उसमें फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, टाइप्स ऑफ सिस्टम, टाइप्स ऑफ प्रोसेसेस, अगेन वी आर कवर्ड आई थिंक फर्स्ट लॉ, टाइप्स ऑफ सिस्टम, टाइप्स ऑफ प्रोसेसेस, वर्क डन। देखिए कई कई स्टूडेंट्स पूछ रहे थे, बायो के स्टूडेंट जनरली, कि वो जो वर्क डन का सर डेरिवेशन वो करना पड़ेगा। हाँ, करना ही पड़ेगा। उस पे आपको न्यूमेरिकल्स नहीं आएंगे, लेकिन बोर्ड में आपको लिखने के लिए, और ज्यादा मतलब ये नहीं है ना, मतलब टफ नहीं है। इंटीग्रेशन दो ही आपको याद रखने हैं। इंटीग्रेशन ऑफ शायद डेल्टा डेल्टा वी डेल्टा डब्ल्यू इज इक्वल डब्ल्यू होता है, और 1/x का होता है ln x, है ना। और कई लोगों का ये भी था कि ln और log में क्या डिफरेंस है। तो ln नेचुरल log है और log कॉमन log है। तो ln को log से मल्टीप्लाई करने के लिए आपको 2.303 से मल्टीप्लाई करना पड़ता है। मतलब ln x इज इक्वल टू 2.303 log x। याद रखिए, इसका बेस होता है e, इसका बेस होता है t। तो आपने शायद कॉमन और नेचुरल लॉग में पढ़ा हो, नहीं तो ये तीन ही ज्यादा है, मतलब ज्यादा मैथमेटिकल कैलकुलेशन नहीं है। तो लेट्स स्टार्ट विथ अपना जो नेक्स्ट है, वो है एंथैल्पी। एंथैल्पी, है ना। इंटरनल एनर्जी के बाद है एंथैल्पी। एंथैल्पी का मतलब क्या होता है? मान लो मैंने NaOH लिया और उसमें वाटर ऐड किया। तो NaOH और वाटर क्या होता है? एक्सोथर्मिक प्रोसेस होता है। क्या होता है? एक्सोथर्मिक। एक्सोथर्मिक मतलब जहां पे हीट क्या होता है? इवॉल्व होता है। और अगर मैंने KCl में वाटर ऐड किया तो वो एंडोथर्मिक प्रोसेस होता है। एंडोथर्मिक मतलब क्या होता है? हीट क्या होता है? एब्जॉर्ब होता है। तो साइंटिस्ट ने क्या किया कि मतलब ये एक्सो एंडो, कई रिएक्शन के लिए हीट इवॉल्व हो रही है, कई के लिए हीट एब्जॉर्ब हो रही है। तो ऐसा क्या करना पड़ेगा? तो एक फैक्टर उन्होंने कंसिडर किया, जो थर्मोडायनेमिक फैक्टर है, जिसका नाम है एंथैल्पी। तो एंथैल्पी क्या है? हीट कंटेंट ऑफ अ सिस्टम, मतलब कौन सी भी रिएक्शन है ऑफ द सिस्टम। चलिए, सिस्टम क्या है यहाँ पे? NaOH और वाटर। यहाँ पे सिस्टम क्या है? KCl प्लस वाटर। तो यहाँ पे जो एक्सोथर्मिक हीट इवॉल्व हो रही है और यहाँ पे हीट एब्जॉर्ब हो रही है, इन दोनों का रिलेशन आपको यहाँ पे करना पड़ेगा, जिसे हम बोलेंगे हीट कंटेंट ऑफ द सिस्टम। तो हीट कंटेंट में आपको क्या करना पड़ेगा? मतलब इनिशियल स्टेटमेंट, आपको इनिशियल स्टेज में क्या हो रहा है और फाइनल स्टेज में क्या हो रहा है, और जो इनिशियल और फाइनल पे डिपेंड होता है, तो वो होता है H मतलब एंथैल्पी का सिंबल है, नोटेशन है। H इज अ स्टेट फंक्शन। याद रखिए, क्यों? क्योंकि ये फाइनल और इनिशियल स्टेट पे डिपेंड करता है। ठीक है। अब तो मैथमेटिकली इसका क्या करना पड़ेगा? तो मैथमेटिकली देखिए, H इज इक्वल टू U प्लस PV, U और E। तो U क्या है? U है इंटरनल एनर्जी, इंटरनल एनर्जी, है ना। और PV क्या है? ये प्रेशर वॉल्यूम वर्क, प्रेशर वॉल्यूम वर्क। कितना होता है? लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा है, P एक्सटर्नल डेल्टा V, ये इरिवर्सिबल के लिए, और रिवर्सिबल के लिए क्या होता है? 2.303 nRT log V2 by V1। ऑलरेडी वी हैव डिस्कस्ड इट ऑल दोस थिंग्स, है ना। चलिए, तो जो कि यहाँ पे, हाँ, तो बोर्ड में आएगा डिफाइन एंथैल्पी। डेफिनेशन क्या लिखोगे? लिखिए, एंथैल्पी इज, लिखिए, एंथैल्पी इज, पहले ये नोट करिए हम, है ना, एक दो, मतलब ये सीईटी में आ सकता है, नीट में, जेईई में से तो नहीं आता, सीईटी में आ सकता है। एंथैल्पी क्या दिख रहा है आपको? सम ऑफ, पॉज करके भी आप ये लिखिए, बाद में ये सम ऑफ, किसका सम है? इंटरनल एनर्जी एंड प्रेशर वॉल्यूम। बस इतना याद रखिए। एंथैल्पी इज द सम ऑफ इंटरनल एनर्जी एंड प्रेशर वॉल्यूम टाइप ऑफ, प्रेशर वॉल्यूम टाइप ऑफ वर्क। बस हाफ मार्क्स के लिए डेफिनेशन आ सकती है। तो ये स्टेट फंक्शन है, स्टेट फंक्शन है, हीट कंटेंट है, और इसका डेफिनेशन पॉज करिए और लिखिए। ठीक है, नोट्स भी बनते जाएंगे, तो पढ़ते पढ़ते आप लिखेंगे, फिर नोटबुक लेके बैठते बैठते हैं, तो टाइम भी बचेगा। मतलब वो देख भी रहे और लिख भी रहे, टाइम बचेगा। नहीं तो क्या होगा, पहले देखोगे और बाद में फिर लिखने के लिए आप बैठोगे, तो वो फिर बोर हो जाएगा ना। तो आपके नोट्स भी बन रहे हैं, और जो लिख के दे रहा है वो उतना ही बोर्ड में लिखिए, टेंशन ज्यादा मत लीजिए। चलिए, अब देखते हैं एंथैल्पी चेंज। अब मैंने चेंज क्यों बोला, एंथैल्पी क्यों नहीं बोला? अभी अभी हमने देखा एंथैल्पी क्या है? स्टेट फंक्शन है, मतलब वो
फाइनल और इनिशियल स्टेट पे डिपेंड है, मतलब वो H2 माइनस H1, मतलब हम ऐसे लिख सकते हैं डेल्टा H इज इक्वल टू H2 माइनस H1। तो डेल्टा मतलब चेंज, तो हीट एंथैल्पी चेंज फॉर एनी फिजिकल प्रोसेस, फिजिकल प्रोसेस, फिजिकल प्रोसेस, एंथैल्पी चेंज फॉर फिजिकल प्रोसेस। चलिए रीडिंग बनाइए। अब जो कि H इज इक्वल टू क्या होता है, U प्लस पी वी। चलिए स्टेट फंक्शन है, चेंज देखना है, मतलब ये H1 क्या होगा, U1 इंटरनल एनर्जी भी क्या है, स्टेट फंक्शन है, प्लस P1 V1 प्रेशर वॉल्यूम स्टेट फंक्शन नहीं है, मुझे यहाँ पे P1 V1 इनिशियल का कंसिडर करना पड़ेगा। H2 क्या होगा, H2 क्या होगा, U2 प्लस P2 V2। चलिए तो डेल्टा H इज इक्वल टू क्या होगा, H2 माइनस H1, तो विच इज इक्वल टू H2 क्या है, U2 प्लस P2 V2 माइनस U1 प्लस P1 V1, P1 V1। डेरिवेशन है, इतना भी मतलब टफ नहीं है, आप लिखते जाइए, दो चार बार लिखोगे, प्रैक्टिस करोगे, हो जाएगा। अब U को इंटरनल एनर्जी को एक साइड में रखते हैं, तो U2 माइनस इंटू प्लस माइनस, ये एक हो गया, प्लस क्या हुआ P2 V2 माइनस P1 V1। तो याद रखिए एंथैल्पी चेंज में, जनरली एंथैल्पी चेंज में अगर यहाँ पे एट कांस्टेंट प्रेशर है, एट कांस्टेंट प्रेशर है, प्रेशर को कांस्टेंट रखते हैं, कांस्टेंट का मतलब जीरो नहीं है। कई स्टूडेंट ने मुझे पूछा कि सर कांस्टेंट मतलब जीरो, तो एक्सटर्न वो तो वैक्यूम में चला जाएगा, ऐसा नहीं है। कांस्टेंट मतलब मान लो 2 एटमॉस्फेयर है, 1 एटमॉस्फेयर, उतना ही प्रोसेस खत्म होने तक होगा, इसे बोलते हैं कांस्टेंट। और जीरो कब आएगा, फाइनल माइनस इनिशियल, सेम ही है ना, 25 माइनस 25, 2 माइनस 2 जीरो, तो चेंज जीरो है, मतलब वो कांस्टेंट है। तो एट कांस्टेंट प्रेशर लेट से P, तो P2 P के इतना ही होगा, और P1 भी क्या होगा, P के इतना ही होगा, मतलब P1 P2 P के इतना ही होगा। चलिए तो बताइए यहां पे डेल्टा H इज इक्वल टू U2 माइनस U1 के लिए हम क्या लिख सकते हैं, डेल्टा U, क्या लिख सकते हैं, U2 माइनस U1 के लिए लिख सकते हैं डेल्टा U, प्लस P2 के जगह पे आएगा P V2 माइनस P V1। तो फिजिकल प्रोसेस है, तो डेल्टा H इज इक्वल टू डेल्टा U प्लस P डेल्टा V। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट रिलेशन फॉर जेई, वहां पे मेंशन करिए, और फॉर नीट और सीईटी, है ना। तो याद रखना पड़ेगा आपको, डेल्टा H इज इक्वल टू, मतलब ये आप इतना टाइम नहीं रहता कि आप ये सब लिख के वो करिए, डेल्टा H इज इक्वल टू डेल्टा U प्लस P डेल्टा V। ये 2 मार्क्स के लिए बोर्ड में पूछ सकते हैं। चलिए पॉज करिए। अब नेक्स्ट है फॉर केमिकल प्रोसेस, क्वेश्चन आएगा एक्सप्लेन द एंथैल्पी चेंज फॉर केमिकल प्रोसेस। तो इसको उठाते हैं यहाँ से, देखिए चलिए पहले से लिखते, 2 मार्क्स के लिए आपको क्या क्या लिखना पड़ेगा। आप जानते हैं डेल्टा H इक्वल टू डेल्टा U प्लस P डेल्टा V, ये किसके लिए होता है, फिजिकल प्रोसेस के लिए। तो आप जानते हैं केमिकल प्रोसेस में क्या होता है, फॉर केमिकल प्रोसेस सेम एज यूजुअल, फॉर केमिकल प्रोसेस या केमिकल रिएक्शन, केमिकल रिएक्शन, केमिकल रिएक्शन बताइए। फॉर केमिकल रिएक्शन प्रेशर एंड टेम्परेचर ऑलवेज कांस्टेंट, वो कांस्टेंट ही रहना चाहिए। टेम्परेचर और प्रेशर मतलब जो इनिशियल आप ले रहे हैं उसका कांस्टेंट, बाद में वो हीट रिलीज होगा, एब्जॉर्ब होगा, वो बात की बात है ना। तो ये एसएटीपी हम बोलते हैं, स्टैंडर्ड एम्बिएंट टेम्परेचर एंड प्रेशर, है ना, वो हमने डिस्कस किया है सब। तो अब बताइए इसको थोड़ा स्प्लिट करते हैं, क्योंकि मुझे अब क्या करना पड़ेगा, केमिकल रिएक्शन है मतलब मुझे कंसिडर करना पड़ेगा नंबर ऑफ मोल्स, समझिए बात। तो डेल्टा H इज इक्वल टू डेल्टा U प्लस P V2 माइनस V1 डेल्टा U P V2 माइनस P V1। अब आइडियल गैस इक्वेशन क्या होता है बताइए, आइडियल गैस इक्वेशन क्या होता है,
आइडियल गैस इक्वेशन है पीवी इज इक्वल टू एन आर टी, पीवी इज इक्वल टू एन आर टी। तो पी, यहां पे देखिए मुझे क्या चाहिए, पी वी टू पी वी वन। तो पी वी टू इज इक्वल टू क्या है, एन टू आर टी। पी वी वन क्या है, एन वन आर टी। टेम्परेचर कांस्टेंट है, पी कांस्टेंट है। अब यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करिए, डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस पी वी टू क्या है, एन टू आर टी, माइनस पी वी वन क्या है, एन वन आर टी। तो बताइए, डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस क्या कॉमन निकलेगा, आर टी कॉमन निकलेगा, आर और टी, और बचेगा एन टू माइनस एन वन। तो एन टू माइनस एन वन, तो यहाँ पे बच गया डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस एन टू माइनस एन वन मतलब डेल्टा एन, फाइनल माइनस इनिशियल, एन टू माइनस एन वन मतलब डेल्टा एन। तो डेल्टा एन आर टी, डेल्टा एन आर टी। देखिए, तो डेल्टा एन आर टी का मतलब क्या होता है, डेल्टा एन आर टी मतलब डेल्टा एन का मतलब क्या होता है बताइए। डेल्टा एन का मतलब होता है, जनरली हम डेल्टा एन जी लिखते हैं, समझिए क्यों, बता रहा हूं। मान लो अमोनिया है, N2 गैस प्लस H2 गैस गिव्स, रिवर्सिबल होता है, अमोनिया गैस। इसका डेल्टा एन जी, तो डेल्टा एन जी इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसियस प्रोडक्ट माइनस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसियस रिएक्टेंट। डेल्टा एन जी बहुत कंफ्यूजन होता है स्टूडेंट्स को, याद रखिए डेल्टा एन जी मतलब गैस में, मतलब वो रिएक्शन में रिएक्टेंट्स होते हैं, एरो प्रोडक्ट्स होते हैं, प्रोडक्ट्स में कितने गैस के मोल्स है और रिएक्टेंट में कितने गैस के मोल्स है, उसका जो सब्ट्रैक्शन है, मतलब यहां पे देखा जाए डेल्टा एन जी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसियस प्रोडक्ट, ये प्रोडक्ट है, एरो के यहाँ पे प्रोडक्ट है, देखो ये गैस है, क्या है, कितने मोल्स है, 1 है, माइनस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसियस रिएक्टेंट, रिएक्टेंट कितने हैं, 2, गैस है गैसियस, तो 1 + 1 2, तो इसका डेल्टा एन जी कितना आएगा, -1। तो केमिकल प्रोसेस के लिए, रिएक्शन के लिए डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा एन जी आर टी, और इसमें हम केमिकल रिएक्शन हो रहा है, ये केमिकल रिएक्शन है, तो सिर्फ एंड सिर्फ हम गैसियस प्रोडक्ट या रिएक्टेंट को ही कंसीडर करेंगे, ठीक है। और एक एग्जांपल लेते हैं, मुझे बताइए, कार्बन प्लस H2 गैस हमें पता है बनता है CH4 गैस, मतलब C बैलेंसिंग करते हैं ट्वाइस H। तो कार्बन सॉलिड प्लस CH2 गैस क्या बनता है, मीथेन गैस। तो इसका डेल्टा Ng क्या होगा, बहुत इंपॉर्टेंट, देखिए प्रोडक्ट में गैस है, क्या है, कितने मोल्स है, 1, माइनस रिएक्टेंट में, देखो ये सॉलिड है, देखिए कार्बन सॉलिड है तो 0, सॉलिड लिक्विड के लिए 0, क्योंकि वो कंप्रेस नहीं होंगे, याद रखिए। तो सॉलिड है तो 0 प्लस गैस है, यस, तो 2, तो 1 - 2 कितना आया, -1। समझ में आ रहा है ना। तो ऐसे ही आपको मतलब करना पड़ेगा। H2 का भी आप कंसीडर कर सकते हैं, H2 + ½ O2 गिव्स H2O। मान लो ये STP में लिक्विड बन रहा है, तो ये गैस है, तो डेल्टा एन कितना होगा, अगर वो लिक्विड देंगे तो 1, लिक्विड है तो 0, माइनस गैस है 1 + ½ कितना होगा, 1, ये 1 है ना, ये गैस है तो ये 1, और ये गैस है मतलब हाफ, मतलब 3/2। इसका डेल्टा एन जी कितना आएगा, -3/2। डेल्टा एन जी निकालना आ रहा है, डेल्टा एन जी क्या है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसियस प्रोडक्ट माइनस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसियस रिएक्टेंट। बोर्ड में बस यहाँ तक लिखिए। क्वेश्चन कैसे आएगा, एक्सप्लेन एंथैल्पी चेंज फॉर केमिकल, एनी केमिकल रिएक्शन, तो यहाँ तक आप लिख सकते हैं। ये आपको आगे काम आने वाली चीज है। हाँ, ये मत लिखिए रिएक्शन, बस डेल्टा एन जी क्या है। और हमेशा याद रखिए, जब आप डेरिवेशन लिखते हैं लास्ट में आपने इसमें जितने जितने सिंबल्स यूज किए हैं
क्योंकि आपका पेपर जो है वो अलग, कोई चेक करेगा उसके सिंबल्स अलग है आपके, तो आप ये मेंशन करिए कोई भी डेरिवेशन हो, आखिरी में उसके एंड में आप जितने भी, यहाँ पे मैंने एन यूज किया है, आर यूज किया है, टी है, डेल्टा एच है, डेल्टा यू है ना। कई कई एरियाज में मतलब क्या होता है, इंटरनल एनर्जी ई बोलते हैं कोई, मतलब आर तो ठीक है, एच का मतलब स्मॉल एच या ऐसा ना, तो आप क्या करिए लास्ट में, डेरिवेशन के लास्ट में वो सारे नोटेशन बता दीजिए। चलिए पॉज करिए और लिखिए ऐसा। तो ये 2 मार्क्स के लिए डेरिवेशन आएगा। इस पे हमेशा नीट में क्वेश्चन होते हैं, ये वाला डेल्टा एन जी पर। अब देखते हैं वर्क डन। वर्क डन फॉर, वो वाला वर्क डन फिजिकल प्रोसेस के लिए था। वर्क डन फॉर केमिकल रिएक्शन, कोई भी केमिकल रिएक्शन के लिए वर्क डन कितना होता है। तो हमें पता है वर्क डन इज इक्वल टू होता है माइनस पी डेल्टा वी, पी एक्सटर्नल डेल्टा वी, विच इज इक्वल टू माइनस पी डेल्टा वी का मतलब होता है फाइनल माइनस इनिशियल वॉल्यूम, विच इज इक्वल टू माइनस इंटू प्लस प्लस, माइनस इंटू प्लस माइनस, माइनस पी इंटू वी टू मल्टीप्लाई करिए, और माइनस माइनस प्लस पी वी वन। तो आप अभी अभी हमने लिखा था पिछले डेरिवेशन में, चलिए यहाँ पे भी आपको मतलब 2 मार्क्स के लिए पी वी इज इक्वल टू एन आर टी, वैसे ही सेम कॉन्सेप्ट है, पी वी वन इज इक्वल टू एन वन आर टी, और पी वी टू इज इक्वल टू एन टू आर टी। तो ये वैल्यू यहाँ पे रखिए, तो हो जाएगा W इज इक्वल टू माइनस पी वी टू, वी टू क्या है एन टू आर टी, प्लस पी वी वन क्या है एन वन आर टी। तो आर टी अगर कांस्टेंट निकालेंगे तो होगा एन वन माइनस एन टू। लेकिन क्या एन वन माइनस एन टू डेल्टा एन है? नहीं, बट डेल्टा एन क्या है, एन टू माइनस एन वन। तो बताइए, इसका प्लस करना है और इसका माइनस करना है, तो दोनों में से माइनस कॉमन निकालो। तो W इज इक्वल टू होगा माइनस आर टी, माइनस अगर ये दोनों में से कॉमन निकालेंगे तो ये प्लस का माइनस होगा, माइनस का प्लस होगा, मतलब एन टू माइनस एन वन। तो W इज इक्वल टू माइनस, अभी यहाँ पे आप लिख सकते हैं डेल्टा एन जी आर। तो देखिए, पॉज करके लिखिए, ये 2 मार्क्स के लिए आएगा। तो हमने क्या क्या पढ़ा अभी तक, एंथैल्पी क्या होती है डेल्टा एच, एंथैल्पी क्या होती है एच इज इक्वल टू यू प्लस पी वी, एंथैल्पी चेंज क्या होता है डेल्टा यू प्लस पी डेल्टा वी। फिर केमिकल रिएक्शन के लिए क्या होता है डेल्टा यू प्लस डेल्टा एन जी आर टी, ये सारे न्यूमेरिकल्स हम कवर करेंगे बाद में। और वर्क डन फॉर केमिकल रिएक्शन होता है माइनस डेल्टा एन जी आर टी, ये प्लस और माइनस में थोड़ा कंफ्यूजन होता है। तो आज के लेक्चर में हमारा ये पूरा एंथैल्पी से रिलेटेड जितने भी डेरिवेशन थे वो हो गए। अब बात, इसको थोड़ा पॉज करिए और लिखिए। अब कुछ टर्म्स है, अब मैं जो आपको मतलब अलग अलग रिएक्शन का अलग अलग एंथैल्पी होता है, तो वो सारों का डेफिनेशन में से बोर्ड में 1 या 2 डेफिनेशन आती है। अगर फर्स्ट लॉ और वर्क डन पे क्वेश्चन नहीं आ रहा है तो एंथैल्पी और इसके इस पे होगा, और उस पे नहीं आ रहा है तो एंट्रोपी और गिब्स फ्री एनर्जी जो लास्ट पॉइंट है अपना, तो उस पे होगा। मतलब ये 3 सेक्शन में बोर्ड हमेशा क्वेश्चन पूछता है। अब बात करेंगे एंथैल्पी ऑफ फिजिकल ट्रांसफॉर्मेशंस, फिजिकल ट्रांसफॉर्मेशन, एंथैल्पी ऑफ फिजिकल ट्रांसफॉर्मेशन। तो ये फिजिकल ट्रांसफॉर्मेशन क्या क्या होता है, कोई भी सब्सटेंस से इलेक्ट्रॉन निकलना, इलेक्ट्रॉन ऐड होना, कोई भी सिस्टम को हम पानी में ऐड करते हैं तो क्या होता है, थर्ड हो गया। कोई भी सिस्टम को हम हीट देते हैं तो क्या होगा, हीट निकालते हैं तो क्या होगा, है ना। तो पहले बात करते हैं फिजिकल फिजिकल ट्रांजिशन की। ट्रांजिशन मतलब, ट्रांजिशन मतलब क्या होता है, 3 स्टेट्स है ना, मतलब सिलेबस में सॉलिड लिक्विड गैस, तो एक दूसरे में कन्वर्ट होना है। तो ये ट्रांजिशन व्हील आपको दे रहा हूं मैं, ट्रांजिशन व्हील, इसको याद रखिए, आपने 8 9 10 में पढ़ा होगा फिर भी अभी देखते हैं। सॉलिड को हीट करोगे तो बनेगा लिक्विड, लिक्विड को हीट करोगे बनेगा गैस। आइस हीट करोगे वाटर,
हीट करोगे स्टीम, वैसे वैसे ही टेम्परेचर निकालोगे माइनस डेल्टा लिक्विड टेम्परेचर, सॉरी रिवर्सिबल एरो में ऐसे जाओगे। अब यहाँ पे गैस टू लिक्विड आना है तो माइनस गैस की हीट, स्टीम की हीट निकालो, पानी बनेगा। लिक्विड लिक्विड फ्रिज में रखो, माइनस हीट मतलब हीट निकालो, क्या बनेगा, सॉरी यहाँ पे लिक्विड, और यहाँ पे हीट निकालो, क्या बनेगा सॉलिड। तो जहां पे सॉलिड लिक्विड में जाता है, आइस लिक्विड हो गया, आइस टू लिक्विड, कोई भी सॉलिड सब्सटेंस अगर लिक्विड स्टेट में जा रहा है तो उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं हम, बताइए। कोई भी सॉलिड है तो उसको हमें क्या करना है, लिक्विड स्टेट में डालना, मतलब आइस है तो वो जाएगा किसमें, लिक्विड में, तो उसे हम बोलते हैं मेल्टिंग, आइस मेल्ट हो रहा है ना, मेल्टिंग। तो थर्मोडायनेमिक्स में हम इसे बोलते हैं फ्यूजन, क्या बोलते हैं, फ्यूजन। और मेल्टिंग, और मेल्टिंग, और मेल्टिंग, लेकिन जनरली यूज की कर रहे हैं हम समझने के लिए, मेल्ट याद रखें, मेल्टिंग, उसी को ही फ्यूजन बोलते हैं। अब लिक्विड टू गैस, लिक्विड टू गैस, बताइए, पानी का स्टीम क्या बोलते हैं हम, इवेपोरेशन या वेपराइजेशन, वेपराइजेशन, वेपराइजेशन। अब बताइए गैस टू लिक्विड, पानी का स्टीम हो गया और स्टीम का पानी, क्या बोलते हैं उसको, स्टीम का पानी क्या बोलते हैं, है ना, मतलब वो वेपर जाते हैं फिर वो कंडेंस होते हैं, कंडेंसेशन, क्या बोलते हैं उसको, कंडेंसेशन। लिक्विड टू सॉलिड, फ्रीज में रखिए, पानी फ्रीज में रखिए, आइस बन गया, मतलब वो हो गया फ्रीजिंग। इतना इजी है, देखिए, मतलब इम्पोर्टेंट भी है, सब इम्पोर्टेंट है। जो भी मतलब पार्ट जो इम्पोर्टेंट नहीं है उसको मैंने यहाँ पे कर, मतलब ऐसा थोड़ी होता है, मतलब वो इम्पोर्टेंट है वो इम्पोर्टेंट नहीं है, ऐसा नहीं है। जो भी है पढ़िए, अच्छे से पढ़िए। अब सॉलिड टू गैस, भगवान के सामने हम क्या कर्पूर जलाते हैं ना, कोई भी टेम्पल हो या कुछ, हम क्या करते हैं, कर्पूर जलाते हैं ना। कर्पूर क्या होता है, कैंपर क्या होता है, सॉलिड, और वो जलाते हैं तो क्या लिक्विड में जाता है क्या, नहीं, वो क्या होता है, गैस में जाता है, उसे हम बोलते हैं कैंपर इज सबलाइम, सब्लिमेशन, सब्लिमेशन। और गैस टू सॉलिड क्या है, सॉलिडिफिकेशन, सॉलिडिफिकेशन, कितना है। तो ये पूरा ऐसे व्हील हो गया, इसे हम बोलते हैं ट्रांजिशन। ये किस बुक में नहीं मिलेगा, ये मैंने ऐसे बनाया। तो ट्रांजिशन, नहीं तो आप बोलोगे सर ये कुछ बोर्ड में आएगा क्या, एक्सप्लेन ट्रांजिशन व्हील, नहीं, ये मैंने ऐसे ही बनाया है। ठीक है, सॉलिड टू लिक्विड फ्यूजन, लिक्विड टू गैस वेपराइजेशन, गैस टू लिक्विड कंडेंसेशन, गैस टू सॉलिड सॉलिडिफिकेशन, लिक्विड टू सॉलिड फ्रीजिंग, और सॉलिड टू गैस सब्लिमेशन। चलिए पॉज करिए, लिखिए। तो अब हमें क्या करना है, वन बाय वन डेफिनेशन आपको लिखना है। तो यहाँ पे थर्मोडायनामिक्स में कौन सी भी डेफिनेशन आ सकती है, तो मैं एक आपको सैंपल देता हूं डेफिनेशन का, आप बाकी सब लिख सकते हैं। तो पहला है, मान लो एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन, एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन। देखिए, तो आपको जिसका एंथैल्पी पूछा जाएगा वो प्रोसेस क्या है वो दिमाग में लाइए। फ्यूजन पूछ रहा है, कंडेंसेशन पूछ रहा है, फ्रीजिंग हो रहा है, पूछ रहे हैं ना। देखिए, तो एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन, एक डेमो मतलब हम लेते हैं, एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन। आगे जितने भी डेफिनेशन है एंथैल्पी ऑफ वो जोड़ेंगे। अब फ्यूजन क्या है, जब कोई भी सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट होता है तो उस प्रोसेस को हम बोलते हैं फ्यूजन। कोई भी सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट होता है तो उसे बोलते हैं हम फ्यूजन, है ना। और यहाँ पे बस याद रखिए, एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर होना चाहिए। प्रेशर आप बीच में प्रेशर नहीं चेंज कर सकते, बीच में टेम्परेचर नहीं चेंज कर सकते। तो बताइए क्या होगा। तो ये व्हील को हटा रहा हूं मैं, तो क्या लिखोगे, एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन बताइए। पहला है एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन, एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन। तो फ्यूजन क्या है, फ्यूजन क्या है, सॉलिड टू लिक्विड। बताइए, तो कोई भी वन मोल सॉलिड लीजिए, उसको फ्यूज्ड करिए लिक्विड में, और उसमें जो हीट चेंज होगा, उसमें जो हीट चेंज होगा एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर कांस्टेंट रखिए, तो उसे बोलते हैं एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन। लिखना है, देखिए,
heat change heat change which occurs when 1 मोल ऑफ सॉलिड सब्सटेंस, मतलब उसके लिए आपको फ्यूजन की डेफिनेशन पता होनी चाहिए। 1 मोल ऑफ सॉलिड सब्सटेंस इज कन्वर्टेड इनटू और कन्वर्ट्स इनटू इट्स लिक्विड स्टेट एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर। कितना इजी है, चलो लिखते हैं इसमें। एंथैल्पी ऑफ अ फ्यूजन, एंथैल्पी चेंज occurs when, कब, फ्यूजन मतलब 1 मोल ऑफ सॉलिड कन्वर्ट्स इनटू लिक्विड स्टेट, कन्वर्ट्स इनटू लिक्विड एट कांस्टेंट, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट, एट कांस्टेंट टेम्परेचर, at constant temperature and pressure. For example, मान लो H2O गैस है, H2O सॉलिड है, ब्रैकेट में लिखिए सॉलिड, सॉलिड मतलब आइस है ना। इसको आपको ले जाना है किस पे, H2O लिक्विड में, तब जाके फ्यूजन होगा। तो जनरली इसका डेल्टा एच FUS, डेल्टा एच फ्यूजन एच, ऐसे लिखने का तरीका देखिए, डेल्टा एच और उसके बीच में वो वर्ड लिखना है, मतलब यहाँ पे फ्यूजन है तो यहाँ पे देखिए फिजिकल ट्रांसफॉर्मेशन हम देख रहे हैं, तो फ्यूजन में, ये फ्यूजन है तो दोनों के बीच में लिखना है आपको फ्यूजन। तो ये होगा कितना, 6.01 किलो जूल पर मोल। कितना होगा, 6.01 किलो जूल पर मोल एट 0 डिग्री सेल्सियस। हाँ, अब कई को डर लग सर ये वैल्यू नहीं, वैल्यू आपको देंगे न्यूमेरिकल्स में और आपको वैल्यू देने के बाद पूछेंगे इसका एंथैल्पी निकालो, उसका एंथैल्पी, टेंशन मत ली। अभी के लिए मैं बताना मेरा काम है, ये मतलब आप ऐसे डेल्टा सॉरी H2O सॉलिड गिव्स H2O लिक्विड, यहाँ पे जो डेल्टा होता है वो फ्यूजन, बस यहाँ तक लिखिए, इक्वल टू ये मत लिखिए, है ना, नहीं तो वो सब रटना पड़ेगा, है ना, ऐसा नहीं। H2O सॉलिड, क्योंकि अब सारे जितने भी 8-10 है उन सब का क्या करना पड़ेगा, फिर डेल्टा एच को याद रखना पड़ेगा। आपको एडवांस तक के क्वेश्चन में ये वैल्यूज देते हैं, आपको कोई भी वो डेल्टा एच की वैल्यूज नहीं पूछने वाला, याद रखिए। तो यहाँ पे और एक चीज है, ये तो हो गया 0 डिग्री सेल्सियस, और इसका इंपॉर्टेंस भी देखिए, मतलब क्वेश्चन दे रहे हैं लेकिन हमें वो अंडरस्टैंडिंग में मतलब नहीं हो पा रही है कि भाई क्यों क्या दिया है एक्चुअली, समझिए बात को। 0 डिग्री सेल्सियस मतलब लैब में आप वो जो फर्नेस सॉरी मतलब लैब में कूलेंट या फिर रेफ्रिजरेटर जो होता है लैब का, उसके अंदर जो टेम्परेचर है उसमें आपको आइस है और उसी टेम्परेचर पे आपको मेल्ट करना है। आप ऐसा नहीं करोगे कि वो फ्रीज में से बाहर, फ्रीज में ही आपको आइस का लिक्विड में कन्वर्ट करना है। क्या ये पॉसिबल है? यस, क्योंकि कांस्टेंट टेम्परेचर प्रेशर फ्रीज का है ना, तो आपको क्या करना पड़ेगा, वो आइस को हीट देना पड़ेगा। पर मोल का मतलब क्या है, इसका मोलर मास कितना होता है, 16 + 2 18 ग्राम। तो 18 ग्राम आइस लोगे, देखो एंट्रेंस एडवांस तक ये कॉन्सेप्ट आपको लगने वाला है। 18 ग्राम आइस लोगे और मुझे 18 ग्राम वाटर चाहिए, पानी लिक्विड में वाटर चाहिए, आइस, मुझे इतना पानी चाहिए, पानी में चाहिए, आइस नहीं चाहिए। तो सेम टेम्परेचर मतलब एट 0 डिग्री सेल्सियस पे, तो आप बोलेंगे सर ये कैसे पॉसिबल है, आइस को बाहर निकालेंगे हीट, मतलब हाँ देखिए आइस को फ्रीज से बाहर निकालेंगे हीट, तो आप हीट उसी को दीजिए ना, बाय अल्ट्रावायलेट रेज हो, बाय कोई भी मतलब वो पीसेस होते हैं, उसको आप क्या करो, जनरली हीट दो। सुनिए, पर मोल का मतलब है 1 मोल, 1 मोल का मतलब है उसका मोलर मास मतलब 18 ग्राम इतना। तो 18 ग्राम आइस को आपको 18 ग्राम पानी में कन्वर्ट करना है। तो मैंने 18 ग्राम क्यों बोला, क्योंकि वाटर की डेंसिटी तो 1 ग्राम पर ml, 18 ml भी हो सकता है, 18 ml भी हो सकता है और 18 ग्राम भी हो सकता है, क्योंकि उसकी जो डेंसिटी है 1 ग्राम पर ml होता है, पानी 1 ml मतलब 1 ग्राम होता है, बताइए। तो 18 ग्राम आइस को 18 ग्राम वाटर में कन्वर्ट करने के लिए उसी टेम्परेचर पे, कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर बोले हैं, तो 0 डिग्री सेल्सियस पे आपको कितना हीट देना पड़ेगा, तो देखिए ये
6.01 किलो जूल। कितना इंपॉर्टेंट है देखिए, मतलब 0 डिग्री सेल्सियस पे ही आइस को आपको पानी में कन्वर्ट करना है तो आपको देना पड़ेगा 6.01 किलो जूल। किलो जूल, जूल किलो जूल हीट का यूनिट है, तो इतना दोगे तो आपको ये मिलेगा। अब यहाँ पे जो हमने फ्यूजन देखा है उसमें और एक है, मतलब फ्यूजन का रिवर्स देखिए, फ्यूजन का रिवर्स, इसको थोड़ा हटा देता हूं, है ना। फ्यूजन का रिवर्स क्या होता है? सॉलिड लिक्विड। ये अगर फ्यूजन है तो ये क्या होता है? फ्रीजिंग। तो आपको अगर एंथैल्पी ऑफ फ्रीजिंग पूछेंगे, एंथैल्पी ऑफ फ्रीजिंग, तो आप क्या करोगे? फ्रीजिंग का मतलब क्या है? H2O लिक्विड, पानी का क्या बनाना है? सॉलिड, आइस। H2O लिक्विड टू आइस, तो ये रिवर्स हो गया। तो थर्मोडायनेमिक्स में याद रखिए ये रिवर्स हो रहा है, मतलब इसका साइन चेंज करो बस। आगे थर्मोकेमिस्ट्री में पढ़ेंगे, लेकिन अभी के लिए ये अगर रिवर्स, देखिए सॉलिड टू लिक्विड में, आइस टू वाटर की में जाने के लिए मुझे कितना देना पड़ रहा है? आइस को प्लस 6.01 देना पड़ रहा है, मतलब ये डेल्टा एच। यहाँ पे और एक बात है, डेल्टा एच अगर पॉजिटिव है तो एंडोथर्मिक प्रोसेस होता है, अभी के लिए याद रखिए। और अगर निगेटिव है तो एक्सोथर्मिक प्रोसेस होता है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे आइस को आपको हीट देना पड़ेगा, मतलब आइस ने एब्जॉर्ब करना चाहिए। एब्जॉर्ब, एब्जॉर्ब मतलब एंडोथर्मिक, उसका साइन क्या होना चाहिए? प्लस। मतलब डेल्टा एच के आगे आपको प्लस माइनस, आपको प्लस देंगे तो समझिए एंडोथर्मिक प्रोसेस है, माइनस देंगे तो एक्सोथर्मिक प्रोसेस है। ठीक है, तो बताइए इसका कितना होगा? डेल्टा एच फ्रीज, फ्रीज मतलब फ्रीजिंग, जो भी डेफिनेशन है उसका वो वर्ड वहां पे शॉर्ट में रखिए। डेल्टा एच फ्रीज। बताइए अगर आइस टू लिक्विड 0 डिग्री सेल्सियस पे इतना लग रहा है, तो 0 डिग्री सेल्सियस पे सॉलिड टू लिक्विड, सॉरी लिक्विड टू सॉलिड करने के लिए मुझे कितना लगेगा? -6.01 किलो जूल पर मोल एट 0 डिग्री सेल्सियस। याद, तो दो डेफिनेशन हो गए, एक फ्यूजन हो गया, एक फ्रीजिंग हो गया। ठीक है, अब थर्ड है, तो अब आप सब लिख सकते हैं। मैं और एक लेता हूं वेपराइजेशन की। इंथाल्पी ऑफ वेपराइजेशन, वेपराइजेशन, इंथाल्पी ऑफ वेपराइजेशन। चलिए, वेपराइजेशन मतलब कोई भी लिक्विड गैस में जाएगा, मान लो। हाँ, डेफिनेशन क्या होगी? वेपराइजेशन मतलब लिक्विड टू गैस। लिखिए एंथैल्पी चेंज, सेम मतलब वर्ड है। एंथैल्पी चेंज ऑकर्स व्हेन 1 मोल ऑफ लिक्विड, आप सब डेफिनेशन लिख सकते, फॉर्मेट एक रखो, इज कन्वर्ट्स इनटू 1 मोल ऑफ लिक्विड कन्वर्ट्स इनटू गैसियस, इनटू गैसियस फॉर्म और गैस एट कांस्टेंट, ये सब में फॉर्मेट रखिए, एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर। तो मान लो मुझे करना है H2O, वेपराइजेशन मतलब लिक्विड वाटर है, वाटर का करना है गैस मतलब स्टीम। तो यहाँ पे देखिए जनरली डेल्टा क्या लिखोगे आप? वेपराइजेशन, BAT, वेपराइजेशन H। वेपराइजेशन मतलब देखिए फ्रीज देंगे तो आप समझ चुके हो क्या करना है, फ्यूजन देंगे तो समझिए क्या करना है, वेपराइजेशन। तो याद रखिए इसका वैल्यू होता है 40 किलो जूल पर मोल। वैल्यू याद मत रखिए। हाँ, एक्चुअली ये होता है 100 डिग्री सेल्सियस, मतलब लिक्विड है ना। तो मान लो SATP में 25 डिग्री सेल्सियस में लिक्विड है, और आप क्या कर रहे हो? उसको हीट दे रहे हो, और ये गैस मिलेगा आपको 100 डिग्री सेल्सियस पे। तो 100 डिग्री सेल्सियस तक पूरा कितना आपको देना पड़ेगा? 18 ग्राम पानी को आपको 40 किलो जूल देना पड़ेगा, तब जाके क्या आएगा? आपका वो गैस में कन्वर्ट होगा। समझ रहे ना? कितना हीट देना पड़ेगा? 40 किलो जूल। यहाँ पे और एक चीज है, याद रखिए 40, 44, 45, 40, 44, 45.07,
मैंने कैसे याद रखा है, 40, 44, 45.07, ये होता है 25 डिग्री सेल्सियस एसएटीपी, ये होता है 0 डिग्री सेल्सियस, किलो जूल पर मोल, किलो जूल पर मोल। ठीक है, वैल्यूज को छोड़िए, याद रखिए, ये मैं अलग अलग टेम्परेचर की बात कर रहा हूं, आपको न्यूमेरिकल्स में प्रॉपर मतलब पूरा समझ में आएगा कि क्या एक्चुअली बात हो रही है। यहाँ पे याद रखिए वीएपी मतलब वेपराइजेशन की बात हो रही है, पर मोल मतलब 1 मोल सब्सटेंस की बात हो रही है, 100 डिग्री सेल्सियस इस टेम्परेचर पे इतना है, इस टेम्परेचर पे इतना है, इस टेम्परेचर पे इतना है। अब वेपराइजेशन मतलब लिक्विड टू गैस, ये अगर वेपराइजेशन है तो इसको क्या बोलोगे आप, कंडेंसेशन। तो अब मैं नहीं लिखूंगा ना, मतलब एंथैल्पी आप पॉज करिए और इतना लिखिए, वैल्यूज छोड़िए। कंडेंसेशन क्या है, 1 मोल ऑफ गैस कन्वर्ट्स इनटू लिक्विड, है ना, तो उसमें जो एंथैल्पी चेंज होगा एट कांस्टेंट टेम्परेचर प्रेशर, मतलब आप सब डेफिनेशन अब लिख सकते हैं। यहाँ पे मैं कंडेंसेशन की डेफिनेशन लिख दूंगा। तो देखिए, फ्यूजन हुआ, फ्रीजिंग उसका ऑपोजिट माइनस होगा, फिर अभी वेपराइजेशन हुआ, उसके ऑपोजिट आपको ये +44 था तो माइनस करना है बस, है ना, मतलब उस उल्टा जो है वो माइनस करना है। मतलब प्लस माइनस कब आता है, जब एनर्जी एब्जॉर्ब होगी, एब्जॉर्ब कब होगी, आगे स्टेट बनेगा, मतलब सॉलिड टू लिक्विड टू गैस, और गैस टू लिक्विड टू सॉलिड। अब बात करते हैं लास्ट जो बच रहा है अपना, मतलब इसमें फिजिकल ट्रांजिशन में एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन, मतलब सॉलिडिफिकेशन के लिए आप उसका साइन चेंज करोगे। सब्लिमेशन मतलब सॉलिड से गैस तक। आप एक काम कर सकते हैं, देखिए, आइस टू वाटर टू गैस, ये सब्लिमेशन है। तो आइस टू वाटर है फ्यूजन, और वाटर टू गैस है वेपराइजेशन। तो ये दोनों को आप मतलब डेल्टा एच सब्लिमेशन इज इक्वल टू डेल्टा एच फ्यूजन प्लस डेल्टा एच वेपराइजेशन, बस। फ्यूजन कितना था, 6.01, अब कंसीडर करना पड़ेगा एट कितना भी, मतलब 0 डिग्री सेल्सियस लो और 100 डिग्री सेल्सियस। डेल्टा एच वेपराइजेशन वहां पे कितना था, 0 डिग्री सेल्सियस पे इतना था, यहाँ पे 45.07 था, मतलब 0 डिग्री सेल्सियस पे अगर लिया जाए, क्योंकि वेपर्स तक जा रहा है ना। तो ये जो 6.01 है प्लस 45 पॉइंट, ये है, इसका सम करो किलो जूल पर मोल में, तो ये वैल्यू आएगी आपकी सब्लिमेशन। मतलब सब्लिमेशन में या तो आप फ्यूजन प्लस वेपराइजेशन कर सकते हैं, या डायरेक्टली इसके वैल्यू 50 समथिंग आएगा। और जो सॉलिडिफिकेशन है इसका ही साइन क्या है, वो माइनस करो, काम बन जाए। डेफिनेशन क्या होगी, व्हेन वन मोल ऑफ सॉलिड converted into its gaseous state, enthalpy change occurs when 1 mole of a solid converts into gas at constant temperature and pressure। और ये ऐसे लिखिए, सब्लिमेशन इज इक्वल, हाँ यहाँ पे ये लिखना पड़ेगा, वैल्यूज ठीक है, ये भी डेफिनेशन के लिए जगह छोड़ो, सब्लिमेशन एच इज इक्वल टू फ्यूजन एच प्लस वेपराइजेशन एच। ठीक है, अब बात करते हैं एंथैल्पी of ionization of atom, या आयोनाइजेशन आप बोल सकते हैं। देखिए, सोडियम है, सोडियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 11। इसका मतलब फर्स्ट ऑर्बिट में एटॉमिक स्ट्रक्चर में पढ़ा होगा, है ना, फर्स्ट ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन, 8 इलेक्ट्रॉन, 1 इलेक्ट्रॉन। तो इसको ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए, इसको ऑक्टेट रूल, ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए क्या करना पड़ रहा है, एक इलेक्ट्रॉन लूज करना पड़ रहा है ना। मतलब ये क्या करेगा, 281 है, 281, ये इलेक्ट्रॉन 1 मोल इलेक्ट्रॉन ये देगा, और प्लस इसका बनेगा, जब इलेक्ट्रॉन देते हैं कोई तो कटायन बनता है, याद रखिए पॉजिटिव, कोई भी इलेक्ट्रॉन देता है तो पॉजिटिव है। मान लो क्लोरीन है 287, इसको ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए एक देना पड़ रहा है, तब ऑक्टेट बन गया। देखिए 28, हर 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 एटम का एक ही होता है ना टारगेट, क्यों जल्दी ऑक्टेट कंप्लीट करे। 287 है। अब मुझे बताइए, यहाँ पे तो 7 आप नहीं दे सकते, यहाँ पे एक ऐड करना पड़ेगा, प्लस 1 मोल इलेक्ट्रॉन
तो ये आएगा, तो कोई भी एटम सब्सटेंस इलेक्ट्रॉन लेता है तो एनायन बनता है, ये कटायन बन गया एनायन, और ये हो गया देखिए 288, ये स्टेबल हो गया। मतलब Cl से Cl माइनस ज्यादा स्टेबल है, Na से Na प्लस ज्यादा स्टेबल है, क्योंकि उनका ऑक्टेट जो है वो कंप्लीट है। तो यहाँ पे मैंने क्या किया, इलेक्ट्रॉन क्या किया, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन किया, और यहाँ पे क्या किया, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन किया। देखिए दो अलग अलग, तो इसे बोलते हैं हम आयोनाइजेशन एनर्जी या आयोनाइजेशन एंथैल्पी। आपने पीरियोडिक टेबल में देखा होगा आयोनाइजेशन एंथैल्पी। और इसे बोलते हैं इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। तो बताइए आयोनाइजेशन एंथैल्पी क्या है, फिर वही बात आ गई, एंथैल्पी चेंज, एंथैल्पी चेंज enthalpy change occurs when electrons added into gaseous atoms at constant temperature and pressure। फॉर एग्जाम्पल ये लिखिए, और दूसरा एक डेफिनेशन होगा इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी या एंथैल्पी ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन। तो उसका डेफिनेशन क्या होगा, एंथैल्पी चेंज ऑकर्स व्हेन इलेक्ट्रॉन इज रिमूव्ड, सॉरी यहाँ पे एडेड, इलेक्ट्रॉन रिमूव्ड फ्रॉम गैसियस एटम्स एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर। और यहाँ पे होगा एंथैल्पी चेंज ऑकर्स व्हेन इलेक्ट्रॉन ऐड इनटू गैसियस एटम, इनटू गैसियस एटम मतलब ये गैसियस में ही होना चाहिए। तो ये हो गया आयनाइजेशन, ये हो गया इलेक्ट्रॉन गेन, ये दो हो गए। अब और क्या कर सकते हैं यहाँ पे, Na हो गया आयनाइजेशन, और ये Cl माइनस, ठीक है। इसका वैल्यू ठीक है, मतलब इसके वैल्यू में आगे होगा आयोनाइजेशन, है ना, और इसके जगह पे होगा इलेक्ट्रॉन गेन, Eg मतलब इलेक्ट्रॉन गेन। हाँ, इसका साइन माइनस मत करिए, ये Na की बात हो रही है, ये क्लोरीन की बात हो रही है। अब देखिए इसमें से आप इलेक्ट्रॉन निकाल रहे हैं, इसमें से आप इलेक्ट्रॉन निकाल रहे हैं, इसका मतलब ये है, ये सोडियम का न्यूक्लियस है, इसमें ऐसे ऑर्बिट है, तो ऑर्बिट में ये 2 इलेक्ट्रॉन, ये 8 इलेक्ट्रॉन, और यहाँ पे 1 है। तो यहाँ पे जो न्यूक्लियस और इसका जो बॉन्डिंग है उसको आप ब्रेक कर रहे हैं, है ना, ब्रेक। और कोई भी चीज ब्रेक करने के लिए यहाँ पे एनर्जी एब्जॉर्ब होना पड़ेगा, मतलब यहाँ पे आएगा प्लस और यहाँ पे आएगा माइनस। क्यों, क्योंकि यहाँ पे आप इलेक्ट्रॉन ऐड कर रहे हैं, मतलब एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है यहाँ पे ऐड कर रहे हैं, ऐड कर रहे हैं मतलब बॉन्ड बना रहे हैं आप, मतलब समझ आ रहा है ना। तो कोई भी यहाँ पे ये बॉन्ड बन रहा है, कुछ ना कुछ तो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स जो है, सॉरी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है, उसी को ही आपको कनेक्ट करना है। मतलब यहाँ पे जनरली Na में जो इलेक्ट्रॉन ऐड होता है उसमें होता है 494 किलो जूल पर मोल, और यहाँ पे जो आता है -349 किलो जूल पर मोल। कितना इजी है, वैल्यूज नहीं करना है ना। पॉजिटिव क्यों आया, क्योंकि इलेक्ट्रॉन यहाँ पे गेन लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन जा रहा है, इसमें से बाहर जा रहा है, इसमें से ऐड हो रहा है। तो इधर भी देखिए माइनस है, माइनस का मतलब होता है एक्सोथर्मिक प्रोसेस, प्लस का मतलब होता है एंडोथर्मिक प्रोसेस, ठीक है। चलो, तो ये हो गया वैल्यूज के बारे में। अब बात करते हैं अपना लास्ट है एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन, एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन। तो अब सॉल्यूशन क्या है, कोई भी सॉल्यूट होता है उसमें हम सॉल्वेंट ऐड करते हैं तो बनता है सॉल्यूशन, ये रिएक्शन नहीं है तो बनता है सॉल्यूशन। मतलब ये मान लो NaCl है, सॉल्वेंट वाटर है, क्या बनेगा, ब्राइन बनेगा, मतलब NaCl एक्वियस अगर मेजर क्वांटिटी में रखोगे। तो अब मुझे बताइए, ये तो सॉलिड है, ये लिक्विड है, और NaCl एक्वियस बन रहा है, मतलब सॉलिड ब्रोकन डाउन इनटू लिक्विड स्टेट, मतलब पानी के इसमें मर्ज हो गया। और मैंने बताया था यानी अब इसमें क्या होता है, Na और Cl में जो आयनिक बॉन्ड है, अभी अभी हमने देखा था Na प्लस देखा था, Cl माइनस देखा था।
Na को एक इलेक्ट्रॉन देना है तब जाके Na प्लस होगा, और क्लोरीन को एक इलेक्ट्रॉन चाहिए तब जाके माइनस होगा, और ये दोनों कंबाइंड होंगे तो बनेगा NaCl सॉलिड। अब देखिए, ये था गैस, ये था गैस, और गैस गैस से बन गया सॉलिड, तो ये है केमिस्ट्री, है ना, सॉलिड। तो जब ये बना था तो इसका कुछ ना कुछ तो डेल्टा एच होगा। जब NaCl बना था, ये भी गैसियस में होना चाहिए, ये भी गैसियस में होना चाहिए। जब Na प्लस बना था तो कुछ ना कुछ तो एनर्जी एब्जॉर्ब हुई थी, और क्लोरीन जब Cl माइनस बना था तो रिलीज हुई थी। तो रिलीज और एब्जॉर्ब में ये NaCl, तो Na प्लस Cl माइनस, इनमें प्लस माइनस के बीच में जो फोर्स होता है वो होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो ये बॉन्ड बन रहा है, इन दोनों में बॉन्ड बन रहा है। तो इसी वजह से जो यहाँ पे हीट होगी, एंथैल्पी होगी, वो रिलीज एक्सोथर्मिक वाली होगी। मतलब यहाँ पे NaCl सॉलिड जब बनेगा तो एंथैल्पी निगेटिव होगी। तो पहली बात यह है कि ये निगेटिव होगी। अब जो कि NaCl बनाने के लिए मुझे एनर्जी चाहिए उसे बोलते हैं लैटाइस एनर्जी। ये याद रखिए, लैटाइस एंथैल्पी, लैटाइस एंथैल्पी। लैटाइस का मतलब क्या है? क्रिस्टल बनना, मतलब वो सब्सटेंस, सॉलिड सब्सटेंस बनना। तो जब NaCl, Na सॉलिड होता है और क्लोरीन गैस होता है, उससे जब NaCl बनता है, जब बन के आपको दिख रहा है, वो है लैटाइस एंथैल्पी। तो जनरली यल से हम डिनोट करते हैं लैटाइस एंथैल्पी। तो NaCl सॉलिड जो बनता है तो इसकी जो लैटाइस एंथैल्पी है, मतलब देखिए, यानी ये मैं एक्वियस की बात कर रहा हूँ, ये बात कर रहा हूँ Na से। ये कहां से आया था? Na सॉलिड से। ये भी आप, ये सब्लिमेशन किया, कितने टाइप की एनर्जी है देखिए। सॉलिड को मैंने गैस में कन्वर्ट किया, मतलब ये है सब्लिमेशन। उसमें से इलेक्ट्रॉन निकाला, मतलब आयोनाइजेशन। फिर क्लोरीन का मैंने क्लोरीन बनाया, मतलब इसको बोलते हैं डेल्टा एच एटोमाइजेशन। हाँ, ये मैं भूल गया, एटोमाइजेशन। सॉल्यूशन के पहले एटोमाइजेशन। एटोमाइजेशन मतलब एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन, मतलब 1 मोल ऑफ मॉलिक्यूल ब्रोकन डाउन इनटू इट्स रिस्पेक्टिव एटम्स। एंथैल्पी चेंज इज कॉल्ड एज एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन। तो पहले वो फ्यूजन, ये वो सब, फिर आता है आयोनाइजेशन, फिर इलेक्ट्रॉन गेन, फिर एटोमाइजेशन, और लास्ट सॉल्यूशन। ये आपको बोर्ड में पूछेंगे, जेई नीट एडवांस तक पूरा वही है। तो ये हो गया एटोमाइजेशन। तो यहाँ पे NaCl जो बन रहा है और यहाँ पे जो NaCl बन रहा है, यहाँ पे जो लैटाइस एंथैल्पी होती है वो 790 किलो जूल पर मोल होती है। याद रखिए, लैटाइस। ये क्या बोल रहा हूं मैं? प्लस बोल रहा हूं। देखिए, प्लस का मतलब क्या होता है? जब NaCl 1 मोल बनता है, 1 मोल का मतलब समझ रहे, 23 प्लस क्लोरीन का कितना होता है? 35.5, मतलब ये होता है 58। मतलब जब 58.5 ग्राम NaCl बनता है तो इतनी हीट क्या होती है? अब बताइए, NaCl, ये लैटाइस एंथैल्पी, ये तो निगेटिव में आना चाहिए ना, क्यों बताइए? यहाँ पे जो NaCl बन रहा था सॉल्यूशन, और ये NaCl एक्वियस है, तो लैटाइस एंथैल्पी जो NaCl की है, यहाँ पे सब्लिमेशन है, आयोनाइजेशन है, फिर ये एटोमाइजेशन है, फिर क्या हुआ यहाँ पे? इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी है, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी है। ये सारा जो मतलब है, ये डिस्कस किया हुआ है बॉर्न हेबर, जो 11th में चैप्टर है केमिकल बॉन्डिंग, बॉर्न हेबर साइकिल, बॉर्न हेबर साइकिल। अब देखिए जनरली क्या होता है, ध्यान से सुनिए। बॉर्न हेबर साइकिल आपने 11th में अगर पढ़ा होगा तो आपने वहां देखा होगा Na सॉलिड से Na गैस बन रहा है, Na गैस का इलेक्ट्रॉन निकाला तो Na प्लस गैस बन रहा है। फिर Cl2 को ब्रेक करेंगे, मतलब ऐसे Cl होगा, इसको ब्रेक करेंगे तो क्या बनेगा? Cl बनेगा, गैसियस एटम। फिर उसको इलेक्ट्रॉन दोगे तो इलेक्ट्रॉन गेन बनेगा, और फिर Na प्लस और ये Cl माइनस कंबाइन होके NaCl सॉलिड बनाएंगे। मुझे बताइए, यहाँ पे जो सारा एनर्जी का ये है, उसमें ये है लैटाइस। तो लैटाइस ये सारों का सम है। सब्लिमेशन क्या हुआ होगा बताइए? सब्लिमेशन में इसने कुछ तो एब्जॉर्ब करना चाहिए था, पॉजिटिव है। आयोनाइजेशन में अभी अभी हमने देखा तो बॉन्ड ब्रेक करना, ये भी पॉजिटिव होगा। एटोमाइजेशन क्या होगा? ब्रेक करना, ये भी पॉजिटिव होगा। इलेक्ट्रॉन गेन क्या होगा? निगेटिव होगा। देखिए कितने टाइप की एनर्जी है।
सब्लिमेशन है पॉजिटिव होगा, आयोनाइजेशन है पॉजिटिव होगा, एटोमाइजेशन है वो भी पॉजिटिव, क्योंकि सीएल सीएल का बॉन्ड ब्रेक करना है, और ये निगेटिव। तो 3 पॉजिटिव है और 1 निगेटिव है, और NaCl अपने आप अट्रैक्ट होके लैटाइस दे रहे हैं। तो याद रखिए यहाँ पे 3 पॉजिटिव है। बॉर्न हेबर साइकिल ने वो एक्सेप्शनल दिया कि बॉर्न हेबर ने बताया कि ये सारा एनर्जी का जो सम है वही ये NaCl को बनाने में लग जाएगा, तो वो आता है पॉजिटिव। देखिए मैंने निगेटिव की लिखा था, Na और इसमें बॉन्ड बन रहा है तो इतना। तो याद रखिए ये सारा सम आपको ले, सिर्फ ये दोनों की बात नहीं है। Na प्लस गैस कहां से आया? सॉलिड से, सॉलिड सोडियम, क्योंकि सोडियम सॉलिड में होता है। Cl माइनस गैस कहां से आया? यहां से। तो बॉर्न हेबर ने बताया कि आपको अगर NaCl यहाँ पे मत देखो, इसके पीछे जितने भी ये आयनाइजेशन एंथैल्पी, सब्लिमेशन, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, एटोमाइजेशन एंथैल्पी, ये सारों का सम होना चाहिए और वो आता है पॉजिटिव। तो यहाँ पे सबका कंफ्यूजन होता है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि हर केस में आपको अगर पॉजिटिव दे रहा है, यहाँ पे पॉजिटिव दे रहा है, इसका मतलब ये नहीं कि ये एक्सोथर्मिक, ये फाइनल जो NaCl है, ये जो रिएक्शन है उसका निगेटिव आ सकता है, लेकिन वो निगेटिव इस पॉजिटिव 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 से कम ही होगा। आप समझ में आ रहा है ना? तो लैटाइस एंथैल्पी मतलब जब NaCl बना होगा तो ये सारा प्रोसेस जिसे हम बोलते हैं बॉर्न हेबर साइकिल, तो इसको आप बोलेंगे लैटाइस एंथैल्पी। ये होती है 790। तो पॉज करिए, इसको नोट करिए, थोड़ा इधर उधर हो गया, थोड़ा एडजस्ट करिए ना ऐसे। Na सॉलिड, सब्लिमेशन पॉजिटिव, Na गैस बन गया, Na गैस में इलेक्ट्रॉन ऐड करिए, ये बन गया, एटोमाइजेशन ये बन गया, और यहाँ पे दोनों अट्रैक्ट होके NaCl सॉलिड बन गया। तो अब बात करते हैं, ये हो गया लैटाइस का, है ना? देखिए हमारा कॉन्सेप्ट था सॉल्यूशन। अब तो ये NaCl के पास क्या होती है? लैटाइस एंथैल्पी। चलो वो भी हमने समझ लिया कि लैटाइस एंथैल्पी क्या होती है। अब ये क्या है? H2O। अब देखिए NaCl क्या हुआ होगा जब NaCl सॉलिड है, पानी में चला गया, हमने देखा कि वो तो सॉलिड अभी दिख ही नहीं रहा है। क्या हुआ होगा? Na प्लस वाटर का फॉर्मूला ऐसा स्ट्रक्चर, बेंड टाइप स्ट्रक्चर होता है, हाइड्रोजन पे पॉजिटिव, इस पे निगेटिव, और इसमें आयनिक इंटरेक्शन होता है। बहुत इंपॉर्टेंट देखिए, इसमें आयनिक इंटरेक्शन ऐसे बहुत सारे, ऐसे O डेल्टा माइनस, फिर ये OH OHH 6 टाइप के यहाँ पे इंटरेक्शन ऐसे ऐसे। तो वाटर क्या करता है? Na प्लस को सराउंड कर देता है, उसको ट्रैप करता है। Na प्लस को क्या करता है? वाटर मॉलिक्यूल्स क्या करते हैं? ट्रैप करते हैं। वैसे ही Cl माइनस को HOH मतलब हाइड्रोजन का पॉजिटिव जो है वो ट्रैप करता है H2O, ये जो H प्लस है, और Na और Cl, Na प्लस Cl माइनस हम ऐसे लिखते हैं। देखिए NaCl H2O, ये सॉलिड ऐसे लिखते हैं ना, Na प्लस एक्वियस। अब ये क्या हुआ? आयनिक बॉन्ड ब्रेक नहीं हुआ, मतलब ब्रेक किसने किया है? वाटर ने किया, याद रखिए। मतलब वाटर ने जाके Na प्लस को ट्रैप किया, उसको सराउंड किया, Cl माइनस को अलग अलग किया। मतलब ये दोनों में Na प्लस और Cl माइनस में अब वाटर मॉलिक्यूल, बीच में कौन है? वाटर मॉलिक्यूल्स, और ये ब्रेक हुआ, इसे हम बोलते हैं आयंस, कटायन एनायन। तो मुझे बताइए ये जो वाटर का तरीका है ट्रैप करके उसको ब्रेक करना, इसे बोलते हैं हाइड्रा मीन्स वाटर, हाइड्रेशन एनर्जी। एक्वा हाइड्रा मीन्स वाटर, हाइड्रेशन एनर्जी। तो बताइए स्टेट्स ऑफ मैटर में शायद आपने ये देखा होगा, तो ये है हाइड्रेशन एनर्जी, हाइड्रेशन एनर्जी। तो ये यहाँ पे हमने NaCl का जो है वो कितना बताया था? 790 किलो जूल पर मोल, ये पॉजिटिव था, है ना? अब यहाँ पे सॉल्यूट सॉल्वेंट इंटरैक्शन हो रही, मतलब NaCl और H2 हो रहा है, तब जाके सॉल्यूशन बन रहा है। तो ये दोनों में जो हीट चेंज है, देखिए हाँ पहले ये हाइड्रेशन है। अब बताइए Na प्लस और H2 में बॉन्ड बन रहा है। अब पानी कहां से आया था? H2O2, वो तो लिक्विड है ना? यहाँ पे अलग रिएक्शन था, बॉर्न हेबर साइकिल। H2O पे आप बॉर्न हेबर साइकिल ऐड कर सकते हैं क्या? नहीं, क्योंकि H2 लिक्विड तो नेचुरली अवेलेबल है, उसको वापस मतलब आपको सारा एनर्जी कंसीडर करने की जरूरत नहीं है। बस आपको Na और Cl और ये इसमें H2O में आप कंसीडर करिए। तो हाइड्रा H/D H इज इक्वल टू, बताइए पॉजिटिव होगा या निगेटिव होगा?
क्या होगा, तो हाइड्रेशन एनर्जी Na+ और वाटर में बॉन्ड थोड़ा आयनिक इंटरेक्शन मतलब हो रही है, मतलब बॉन्ड कुछ ना कुछ तो बन रहा है, Cl- में भी बॉन्ड बन रहा है, दोनों का कंबाइंड इफेक्ट होगा -786 किलो जूल पर मोल। देखिए ये 786 और ये 790 ऐसे। तो यहाँ पे जो सॉल्यूशन बन रहा है, एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल टू लैटिस एंथैल्पी प्लस हाइड्रेशन एंथैल्पी। ये जेई मेन एडवांस नीट एम्स बहुत बार मतलब इस पे ही फोकस करते हो सॉल्यूशन पे। तो मुझे बताइए यहाँ पे हाइड्रेशन लैटिस एंथैल्पी कितना है 790 माइनस हाइड्रेशन कितना है 786, तो ये कितना हुआ 4 किलोजूल पर मोल। 4 किलोजूल पर मोल का मतलब क्या हुआ, पॉजिटिव आ रहा है, पॉजिटिव आ रहा है, इसका मतलब देखिए नमक पानी में ऐड करते हैं, देखिए आप नमक हम जब पानी में ऐड करते हैं तो थोड़ा 4 किलो जूल एब्जॉर्ब होती है, मतलब पानी की ही एनर्जी, पानी के पास मान लो 10 है तो उसकी एनर्जी निकलती है, मतलब वो थोड़ा ठंडा लगेगा, थोड़ा मतलब 4 किलो जूल ज्यादा नहीं, मतलब थोड़ा, मतलब वाटर NaCl नमक आपने पानी में ऐड किया तो थोड़ा सा वो कूल लगेगा, कूल कोल्ड नहीं बोल रहा, मतलब थोड़ा सा कूल हो गया, मतलब स्टैंडर्ड टेम्परेचर से थोड़ा कम आएगा। देखिए कितना हीट जा रहा है 4। तो इसमें आपको बस ये सॉल्यूशन की वैल्यूज, क्योंकि एक बार 2 मार्क्स के लिए आया था पूरा एक्सप्लेनेशन के लिए, तो 790 और 786 और 4 ये थोड़ा वैल्यूज आप इसी पॉइंट का, बस एक पॉइंट का आपको याद रखना पड़ेगा। और ये बताइए डेफिनेशन सेम अपना, एंथैल्पी चेंज occurs when 1 mole of solute is dissolved in sand तो नहीं दे सकता ना, इसलिए मैंने dissolved in specific amount of solvent to form a solution at constant temperature and pressure। देखिए कितना, और ये एक्सप्लेनेशन लैटाइस और हाइड्रेशन याद रखिए, देखिए बहुत ही जेई में नीट यही है, ये भी आप समझ रहे हैं। पॉज करिए, चलिए देखते हैं ना, कल देखते हैं।